नमस्कार। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के 37 पार्ट में हम बात करेंगे कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी समाज 2024 के विधानसभा चुनाव में वो किस राजनीतिक दल के साथ है और जिसके साथ है तो उसके साथ क्या कमिटमेंट है। तीसरा, जो उसकी राजनीतिक चेतना है हरियाणा में, किन जातियों में ज़्यादा है और किन जातियों में कम है, इस पे बात करेंगे। और जो लोकसभा हैं हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, उसमें 2-3-4 जो जातियां हैं जो संख्या में ज़्यादा हैं और राजनीतिक चेतना भी दूसरी जातियों से ज़्यादा है, तो उसकी प्रतिशत में कि कितना है कि इस संबंध में भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सबसे बड़े वर्ग को हरियाणा 1967 में पहली विधानसभा के साथ चला और 2024 तक कितना क्या मिला राजनीतिक रूप से और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की हम बात करेंगे। तो हरियाणा में जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी समाज है, आमतौर पर हम उसको ओबीसी समाज बोलते हैं, लेकिन ये 2 वर्ग में विभाजित है, ए और बी। सामान्य रूप से जो ए वर्ग की जो जातियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 72 उसमें जातियाँ आती हैं, और जो बी जो वर्ग है उसमें 6 जातियाँ आती हैं। धरातल पर जब हम देखते हैं 2 तरह से, एक ज़मीनी स्तर पे, यानी कि ज़मीन जिनके पास है, जिनके पास अच्छा रुतबा है और उसी के साथ राजनीतिक रूप से उनके साथ अच्छा रुतबा है। तीसरा, इसी में जिनके पास अच्छी नौकरियां भी हैं, उसमें वो बी क्लास में है। बी में जो 6 जातियाँ हैं आमतौर पर, जिसमें अहीर जो समाज है, जिसको यादव समाज भी बोलते हैं। दूसरा जो उसमें समाज है गुज्जर जो समाज है। तीसरा उसमें जो सैनी समाज है, और एक गोस्वामी समाज भी है, 2 अन्य हैं। तो ये टोटल जो समाज है अदर बैकवर्ड क्लास का हरियाणा में सबसे पावरफुल है राजनीतिक रूप से, शिक्षा के रूप से, और राजनीतिक चेतना उसमें दूसरों से कहीं बढ़ के है, इसलिए वो आगे बढ़ गया है। तो इसमें जो राजनीतिक चेतना में अगर हम बात करें हरियाणा में, क्योंकि राजनीतिक चेतना से ही समाज उन लोगों से उस पार्टी की तरफ जा रहा है जिस पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने दूसरे कार्यकाल में 9.5 साल के कार्यकाल के बाद सैनी समाज से एक मुख्यमंत्री पहली बार दिया है। और हरियाणा में जो पिछड़ा वर्ग से जो मुख्यमंत्री बना है वो दूसरा मुख्यमंत्री बना है, यानी कि 2 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा में। पहला जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 8 महीने 14 दिन रहे हैं, और दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं 12 मार्च 2024 से वो अब तक, यानी कि नायब सिंह सैनी साहब हैं। इसके बीच में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो राजनीतिक चेतना की अगर हम बात करें, जो सैनी समाज है, यानी कि सैनिक जाति है हरियाणा में, उसमें राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। और ये जो ओबीसी के वर्ग बी वर्ग में आती है सैनिक जाति, आमतौर पे इसको हम माली जाति के रूप में जानते हैं, लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल के कुछ हिस्सों में काफ़ी तादाद में हैं, संख्या में हैं।
जिसने पूरे समस्त हरियाणा में राजनीतिक रूप से दूसरे ओबीसी जातियों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है। और इसके बाद जो अहीर समाज है, और जिसको हम यादव समाज के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या है कि ये भी बी वर्ग से है। और ये जो गुरुग्राम लोकसभा है और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, यानी कि इसको अहीर वाला क्षेत्र भी कहा गया है, तो उसमें इसकी संख्या 14% है, यानी कि बहुत तादाद में यहाँ पे है। और यहाँ से राव इंद्रजीत जो हैं वो चौथी बार लगातार वहाँ से सांसद हैं, 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में। तो वर्तमान रूप से ओबीसी समाज को एक राजनीतिक चेतना के मुख्य स्तंभ में से एक हैं। पहले जो सैनी समाज अभी है, तो नायब सिंह सैनी जो हैं, तो वो भी एक सांसद रही हैं पहले कुरुक्षेत्र से। और राजकुमार सैनी जी हैं जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो हैं, आजकल वो इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए हैं, तो वो भी ओबीसी समाज में राजनीतिक चेतना के बड़े स्तंभ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर हम ये देखें कि जो एनडीए ग्रुप है 2024 के चुनाव में, तो एनडीए ग्रुप ने समस्त यादवों को 2.3% टिकटें दी, जिसमें से एनडीए ग्रुप 2.3% टिकटें दी, जिसमें से वो 2.1% सांसद चुन के आए। उसके साथ इंडिया जो गठबंधन है उसमें से 4.2 टिकटें दी और उसमें से 3.5% वो सांसद चुन के आए। तो और इसके साथ जो राज्यसभा का जो आंकड़ा है वो अलग से है। तो यहाँ पे दो बड़ी जातियों का हमने जिक्र किया जो राजनीतिक चेतना में सबसे ज़्यादा है। तीसरा इसमें है जो गुज्जर जो जाति है, तो गुज्जरों में भी राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। और उसका एक मुख्य कारण जो अगर हम ये देखें, जो फरीदाबाद के जो सांसद हैं, जो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो भी एक राजनीतिक चेतना जगाने में बहुत बड़ी भूमिका में दक्षिण हरियाणा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ जो एक जाति है ए वर्ग में, जो जांगड़ा जो जाति है ओबीसी ए में, वो भी राजनीतिक चेतना हरियाणा में ओबीसी समाज में जगाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई जाति को आप जानते हैं तो आप जान सकते हैं। एक दूसरा ये है कि कंबोज जो है, एक कंबोज भी जाति है, तो उसमें से भी काफ़ी कुरुक्षेत्र के एरिया में राजनीतिक चेतना में हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ कौन ओबीसी समाज में राजनीतिक चेतना जगाए हुए हैं। इसके साथ अगर हम ये देखें कि जो प्रतिशत है ओबीसी समाज का, जो प्रतिशत है वो पूरे हरियाणा में 32 से 34% हम मान के चलते हैं कि इतनी इनकी संख्या है, और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक उनकी अलग अलग लोकसभा की हम बात कर रहे थे, उसमें से अगर हम ये देख लेते हैं कि कितनी उनकी संख्या है प्रतिशत में, तो सिरसा जो लोकसभा है में उसमें जो गुज्जर हैं सिरसा में वो 2% हैं, और यादव जो हैं वो 1% है, और सैनी जो है सिरसा लोकसभा में वो 1% है। वहीं जो अम्बाला जो लोकसभा है, अम्बाला लोकसभा में जो गुज्जर हैं वो 5% हैं, और यादव जो हैं वो 1% है, सैनी जो हैं वो 2% हैं। और रोहतक जो लोकसभा है उसमें जो गुज्जर हैं वो 2% हैं, और यादव उसमें 2% हैं, और सैनी उसमें 3% हैं। वहीं सोनीपत लोकसभा में जो गुज्जर हैं वो 4% हैं, और यादव उसमें 2% हैं, और सैनी उसमें 3% हैं। और करनाल जो लोकसभा है उसमें गुज्जर हैं उसमें 6% हैं,
और यादव उसमें 2% हैं और सैनी उसमें 3% हैं। वहीं कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उसमें गुज्जर जो है जाति जो वो 5% है, यादव उसमें 2% है और सैनी जो है उसमें 4% है। यानी कि सैनी जो जाति है कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो 4% है। वहीं गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें गुज्जर 4% है और यादव उसमें 14% है। यानी कि यादव गुरुग्राम लोकसभा में बहुत ज़्यादा है पूरे हरियाणा में, यानी कि 14%, और सैनी वहाँ पे 1% है। फरीदाबाद जो लोकसभा में है गुज्जर वहाँ पे 8% हैं और यादव उसमें 8% हैं, यानी कि सैनी 1% है। यानी गुज्जर और यादव फरीदाबाद लोकसभा में 8% हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है उसमें गुज्जर 3% हैं और यादव उसमें 8% हैं, सैनी उसमें 1% है। गुज्जर हिसार जो लोकसभा है उसमें 3% हैं और 6% यादव हैं हिसार लोकसभा में, और सैनी जो समाज है 1% है। तो ये 10 लोकसभाओं में 3 जो बड़ी कास्टें हैं ओबीसी में उनकी प्रतिशतता है। अगर हम इसके साथ ये देखें, एक तेली जो कास्ट है, तेली भी एक कास्ट है ये जो ओबीसी में आती है, जो ए वर्ग में है। सिरसा लोकसभा में वो 3% है और अम्बाला लोकसभा में वो 1% है, रोहतक लोकसभा में वो 3% है, सोनीपत में तेली 2% हैं, करनाल में तेली 3% हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा में तेली 3% हैं, गुरुग्राम लोकसभा में तेली 1% है, भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा में तेली उसमें 2% है, फरीदाबाद लोकसभा में तेली 2% है और हिसार लोकसभा में तेली 3% है। यानी कि तेली जो समाज है, जो जाति है, हरियाणा की 10 लोकसभाओं में 1 से 3% की अपनी भागीदारी निभाता है। लेकिन क्या दिल्ली राजनीतिक क्षेत्र में इतनी अवेयरनेस है, इतनी राजनीतिक चेतना है? मैं समझता हूँ नहीं है ना। इसका आप भी रिसर्च कर सकते हैं कि तेली समाज कहाँ राजनीतिक में रूप में अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। यहाँ पे एक दूसरा हम आंकड़ा ले लेते हैं, जो संख्या के रूप में हम देख लेते हैं। जो यादव हैं हरियाणा में, ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ संख्या के रूप में, और ये जो प्रतिशत हैं ये मैंने पहले भी बोला है कि जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने सर्वे किया इलेक्शन से पहले और वो सर्वे मुझे मिला, तो उसके एवज में मैं बता रहा हूँ। और जब मैं ये अखबारों से वो मैच करता हूँ तो थोड़ा उसमें अप एंड डाउन होता है। यानी कि सरकार ने तो कोई जातिगत जनगणना नहीं करवाई हरियाणा में 1967 से लेके अभी तक, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ समय समय पर करती रहती हैं और मीडिया अपने आप आधार पर, अपने सोर्सेज के आधार पर वो बताता है। तो ऐसे ही सोर्स मैंने भी प्राप्त किया जिससे मैं ये सूचना आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहली 5 जो जातियाँ हैं हरियाणा में ओबीसी की, यादव जो हैं वो 8,50,000 हैं पूरे हरियाणा में। जो अहीर जो हैं वो 8,50,000 हैं और साथ में अगर उनका टोटल प्रतिशत देखें हरियाणा में वो 3% के बैठता है। वहीं जो गुज्जर जो हैं वो 8 लाख के आसपास है, यानी कि टोटल 8 लाख के ऊपर हो सकते हैं। जो गुज्जर जो समाज है, गुज्जर जो जाति है पूरे हरियाणा में 8 लाख। जो सैनी है वो 6 लाख के आसपास है और जो तेली है वो 6 लाख है। और जो नाई जो कास्ट है, एक नाई भी कास्ट है जो ओबीसी की ए वर्ग में आता है, उसकी जो संख्या है वो 3 लाख है। तो ये पहली 5 जो जातियाँ हैं तो वो इतनी संख्या में आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ओबीसी जो समाज है राजनीतिक रूप से वो किस किस में जाता हमें दिखाई देता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं
जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि नायब सिंह सैनी जी हरियाणा में अगर सरकार आती है तो चेहरा रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि राव इंद्रजीत जो हैं सिरसा जो गुरुग्राम से हैं, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में ताल ठोक चुके हैं, लेकिन भाषण के बाद किनारा कर गए हैं। दूसरी तरफ जो अनिल विज जी हैं, जो अम्बाला कैंट से 5-6 बार जो एमएलए रहे हैं, अभी मंत्री भी हैं, उन्होंने भी दावा किया है। लेकिन मुख्य जो दावा है, स्टेटमेंट जो है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से है, शिक्षा मंत्री की तरफ से है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में सीएम चेहरा हैं और रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तो सैनी समाज है, तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो दाव है वो 2 चीज़ों पे है। एक तो ओबीसी समाज पे है और एक ब्राह्मण समाज ने तो दे ही दिया है समर्थन, पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों ने, कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ब्राह्मण समाज को टिकटें दी हैं, तो वो तो एक मजबूरी है कि वो अपने कैंडिडेट को टिकट देंगे। लेकिन जहाँ पे टिकट उनको नहीं मिली हैं, तो वो पहले से ही तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन ओबीसी जो समाज है, सबसे बड़ा जो तबका है कि वो राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने के लिए राजनीतिक रूप से पहले ही जो मुख्यमंत्री थे पहले के मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया और नायब सिंह जी सैनी को कुछ समय के लिए लाया गया। ये पहले से ही प्री प्लान रहा होगा इस पार्टी का कि भी हम सीएम फेस हम बदलें और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनका जो बेनिफिट है, उनकी वोटों का जो बेनिफिट है, राजनीतिक जिसको लाभ बोलते हैं, हम लोग लें। और उसमें जो लोकसभा चुनाव हुआ वो आप पूरे हरियाणा में जो उनकी जो इमेज थी या रही, तो उसमें वो हाफ पे आए। अब उसमें ये है कि जो स्टेटमेंट की वो ओबीसी जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना जाता है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि जो राजनीतिक जो चेतना है वो ओबीसी समाज में 5-6 से 7 जातियों में बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो राजनीतिक चेतना के साथ जो एजुकेशन है वो इतनी नहीं है जितनी राजनीतिक चेतना है। 75-71 जो जातियों में जो एक बड़ी जो राजनीतिक चेतना है वो जांगड़ समाज में है। बाकी एक नई समाज भी उभर रहा है जिसको सेन समाज बोला जा रहा है, बोला जाता है। बाकियों में राजनीतिक चेतना नहीं है क्योंकि वो धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि परंपरावाद रूढ़िवादिता है, क्योंकि धार्मिक रूप से वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। तो शिक्षा, इसलिए वो शिक्षा से अन्य जातियों से वो पिछड़ा हुआ है। तो अगर ये ओबीसी समाज अगर एक पूरा 32 से 34 में से अगर 15% भी चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर 15 में से अगर हाफ जो 15 है 30, अगर हम 30 मान के चलते हैं तो 30 जो परसेंट में से 15 जो परसेंट है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में बढ़ जाता है, तो उसका बेनिफिट पहली पार्टी को होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो फेस दिया है नायब सिंह सैनी को दिया है ओबीसी सीएम के रूप में, वहीं जो कांग्रेस के रूप से जो फेस है अब हाइड रूप से फेस है, कांग्रेस ने इसको ओपन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के वर्कर, उनके वोटर, उनके राजनेता अधिकतर जानते हैं कि सीएम फेस कौन होगा और है। और तीसरे रूप से जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है उसमें जो सीएम फेस है उसमें अभय चौटाला जी हैं,
और चौथा जो ग्रुप है आम आदमी पार्टी का, उसमें सीएम फेस का जो चेहरा है, यानी कि उनका 0.5% वोट बैंक है, यानी कि कुछ बढ़ेगा उसमें, तो सीटें आना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कहाँ से उनकी सीटें आएँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक सीट पे वो संघर्ष करें या वो 2 सीट के लिए संघर्ष करें, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पंजाब और दिल्ली में वो सरकार में हैं, लेकिन हरियाणा में वो कितना वजूद रखते हैं ये वक्त ही अभी 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी ये बताएगा। 5वां जो ग्रुप है उसमें जो जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जो ग्रुप है, क्या वो कितना उसको लुभा पाएगा। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि वो कितनी सीट जीतता है, क्योंकि अभी वो 14% पे हो 10 सीटों के साथ हैं। 10 में से उसके 7 जो एमएलए हैं वो दूसरी पार्टी को जा चुके हैं, और 3 एमएलए यानी कि 2 उनके घर की सीटें हैं, 1 बाहर की हैं, तो या वो 3 सीटें बचा सकते हैं या उनमें से 1 सीट बचाएंगे। ये उनके साथ बहुत बड़ी एक बड़ा सवाल उनके साथ है। अब ओबीसी के साथ ये एक बड़ा सवाल होगा कि हम अगर अपना सीएम चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस ने हमें दिया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें सीएम चाहिए। वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जहाँ तक जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार है हरियाणा में, तो जहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे कितना वो जीत पाएंगे, ये भी अदर बैकवर्ड क्लास पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने नेता के प्रति वफादारी निभाएंगे या उसमें जाएंगे, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो ओबीसी समाज के जो लीडर हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें अगर ये देख लें कि उसमें से अगर वो 5% भी आ जाते हैं उसमें से, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वही बात ये है कि समाज हम पहले सामाजिक रूप से देखते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक रूप से सोचते हैं। तो ओबीसी के लिए बेनिफिट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वो कितना जानते हैं। जहाँ तक सीएमशिप की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है राजनीति में सामाजिक रूप से कि 2019 के मैनिफेस्टो में, जैसे कि वो मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, संकल्प पत्र में, 19 के संकल्प पत्र में उस टाइम के जो केंद्रीय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह, अभी जो रक्षा मंत्री हैं, कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो लेकिन वो उससे डिनाई कर गए हैं, यानी कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है जातिगत जनगणना करवाने का। दूसरा जो है इंडिया जो ब्लॉक है, वो जातिगत जनगणना पे करवाने के पक्ष में, जैसे कि कांग्रेस ने कहा भी है कि अगर हरियाणा में सरकार आती है कांग्रेस की, तो जातिगत जनगणना होगी। तीसरा जो उचाना की जो रैली हुई है जननायक देवीलाल जी के जयंती पे उचाना में, जिसमें बहन कुमारी मायावती ने बोला है कि केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो जातिगत जनगणना करवाए, क्योंकि समाज का सबसे जो बड़ा वर्ग है उसकी जो संख्या है, रियल जो संख्या है, वो पता चल सकें और उसके आधार पर वो पॉलिसी बना सकें। अब सवाल ये है कि मौजूदा जो सरकार है, जो कार्यवाहक सरकार है, क्या वो ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना का फैसला लेती है, जैसे कि उसने नहीं लिया है। इसके साथ एक सवाल और भी है कि पिछले दिनों कुछ महीने पहले जब सीएम नहीं आए, तो एक बड़ी घोषणा
अदर बैकवर्ड क्लास के लिए लिखी कि ए और बी की जो पोस्टें हैं सरकार में, सरकारी संस्थानों में ए और बी की जो पोस्टें हैं उसमें हम ओबीसी समाज का 15% से 27% का जो बीच का जो आरक्षण है, यानी कि प्रतिनिधित्व है, जो नौकरियों में जो उनका बैकलॉग है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसकी केवल घोषणा हुई और उस पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की मौजूदा सरकार ने, मौजूदा सरकार के जो मुखिया हैं नायब सिंह सैनी साहब ने। और मैंने भी पर्सनली अपने एक्स पे सीएम साहब को लिखा कि इस संबंध में अगर घोषणा आपने की है और उसको इम्प्लीमेशन भी कीजिए, लेकिन समाज में एक मैसेज तो जाए कि अगर आप जो कहते हैं वो किया जाए। तो राजनीतिक में जो बेनिफिट है एक आदमी लेता है तो दूसरे आदमी को भी मिलता है, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो अगर कोई घोषणा होती है तो उसको इम्प्लीमेशन भी हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ओबीसी के लिए दो बड़ी घोषणाओं से है। एक जातिगत जनगणना न करवाने से है, दूसरा जो 15 से जो 27% का जो आरक्षण है, प्रतिनिधित्व है, जो मंडल कमीशन के तहत मिला है 1992 में, उसका इम्प्लीमेशन इस सरकार ने नहीं किया है। नहीं, बस जातिगत गणना की तो उन्होंने घोषणा ही नहीं की है, लेकिन ए और बी की घोषणा की, लेकिन उसको पूरी तरह से उन्होंने लागू नहीं किया। ये एक दो बड़े सवाल हैं। तीसरा इसमें ये बड़ा सवाल है कि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी लीडर हैं, और उसके पास दो बड़े लीडर हैं। एक है सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जो चौथी बार सांसद बने हैं गुरुग्राम से। उन्होंने भी ओबीसी समाज के लिए ये जातिगत जनगणना पे अब नहीं बोला है कि सरकार करवाए। दूसरा वहीं पे जो फरीदाबाद से जो सांसद हैं कंवरपाल गुर्जर साहब, इन्होंने भी अपने समाज के लिए नहीं बोला है कि जातिगत जनगणना करवाएं। और तीसरा जो एक नाम है नायब सिंह सैनी साहब, जो अभी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, उन्होंने भी नहीं बोला है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो ये तीन जो अहम स्तंभ हैं हरियाणा में। अगर चौथा स्तंभ की अगर हम बात करते हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं ओम प्रकाश जांगड़ा जी, जो गोहाना से हैं, उन्होंने भी नहीं बोला है कि जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी, हमारी पार्टी करवाएगी। तो चार बड़े लीडर जो ओबीसी के हैं। एक जो उभरता हुआ लीडर जो कंबोज है, कर्णदेव कंबोज, जो अभी नहीं है और वो कांग्रेस में चले गए हैं क्योंकि उनको टिकट रादौर से नहीं मिली, श्याम सिंह राणा जी को मिल गई है। तो उनका तो खुला ही स्टेटमेंट है कि हाँ, ये भी है कि वो हरियाणा में अदर बैकवर्ड जो मोर्चा है बीजेपी की तरफ से, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो उनको टिकट ना मिलने से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जब सरकार में थे, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि जातिगत जनगणना सरकार करवाए। मेरा इसमें ये कहना है कि जातिगत जनगणना से रियल में जो संख्या है हरियाणा में, देखो अदर बैकवर्ड क्लासेस की तभी पता चलेगी जब जातिगत जनगणना होगी। इसमें एससी की जो जनगणना है वो एक टाइम पे होती रहती है, लेकिन पिछले 21 में जो जनगणना होनी थी वो सरकार ने नहीं करवाई है। तो उसका भी रियल जो डाटा है वो 11 का ही माना जा रहा है सोर्सेज के बिहाफ पे। और ये जो डाटा हम बात करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का डाटा है, एजेंसीज का डाटा है कि किस तरह से ये डाटा लिया गया है। बड़ी मेहनत से लिया जाता है ये, और उसी आधार पर पॉलिटिकल पार्टी टिकटें देती हैं और उसी आधार पर पॉलिसीज़ बनती हैं, और पॉलिसीज़ बनने के बाद लोगों तक पहुंचती हैं
और लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो समाज इस तरह से बढ़ता है। तो जहाँ तक ये दो बड़े पॉइंट हैं, अगर ये बात समझ सकता है ओबीसी समाज के पढ़े लिखे जो लोग हैं, देखिए मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो अपने पुश्तैनी काम में पूरे दिन लगे हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। मैं उनके लिए भी नहीं बोलता हूँ, शामिल कर रहा हूँ इसमें, जो धार्मिक रूप से काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं और इस अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं। मैं उनके लिए ये बात बोलता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस दो टॉपिक पे वो ज़्यादा जानते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या होने वाला है, और जो 17 से 27% का जो प्रतिनिधित्व है, इससे क्या होने वाला है, और सरकार इस पे क्यों चुप है। तो अगर ये दो जो बड़े विषय हैं, अगर ये पकड़ लें, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जहाँ तक उनका बीजेपी में जाने का सवाल है, तो वो 5% पे आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है मैनिफेस्टो में कि जब आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये ओबीसी समाज को अगर समझ में आ जाए तो जो लुभावना वादा है ओबीसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का, वो काफ़ी हद तक पीछे हट सकता है। ये समझने की बात है। लेकिन दूसरी इसी में ये बात है कि अगर वो सीएमशिप चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो वो सीधे रूप से इस पार्टी में रहेंगे। तो हर कोई सीएमशिप चाहता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 1967 से लेकर 2024 तक केवल 2 ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्टार्टिंग में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो विशाल हरियाणा पार्टी की तरफ से जो राव इंद्रजीत के जो फादर हैं वही बने थे कुछ समय के लिए। उसके बाद कांग्रेस ने सीएम नहीं बनाया, जनता दल ने सीएम नहीं बनाया, इंडियन नेशनल लोकदल ने सीएम नहीं बनाया, और भाजपा ने 9.5 साल सीएम नहीं बनाया। तो महज 5-6 महीने का जो सीएम है तो वो क्या कर लेगा, ये बड़ा सवाल है। केवल घोषणा ही करेगा, लेकिन घोषणा के साथ कितना इम्प्लीमेशन उसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरा ये कहना है कि जो ओबीसी समाज है वो किधर है और क्यों है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं अगर ये 2 बड़े विषय जिन पे पॉलिटिकल पार्टी अगर कमांड कर लें, जातिगत जनगणना की, और दूसरा जो उसका जो 15 से 27% का जो आरक्षण है, ए और बी में ही नहीं, वो सी और डी में भी होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सी और डी में और ए और बी में कितने लोग लगे हैं, इसका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।